आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं गुनाहों का देवता भाग 5 लेकर आई हूँ। पिछले के 4 भाग आप पहले सुन चुके हैं। चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। ओहो, ब्याह अच्छा लगता है लेकिन उसके बारे में मजाक नहीं। गुड़ खाया गुलगुले से परहेज। हाँ, यही तो बात है। बिनती सहसा गंभीर हो गई। आप समझते होंगे कि मैं ब्याह के लिए उत्सुक हूँ, दीदी भी समझती हैं, लेकिन मेरा ही दिल जानता है कि ब्याह की बात सुनकर मुझे कैसा लगने लगता है। लेकिन फिर भी मैंने ब्याह करने से इनकार नहीं किया। खुद दौड़ दौड़ कर उस दिन दुबे जी की सेवा में लगी रही, इसलिए कि आप देख चुके हैं कि माँ का व्यवहार मुझ में कैसा है। आप यहाँ इस परिवार को देखकर समझ नहीं सकते कि मैं वहाँ कैसे रहती हूँ, कैसे माँ जी की बातें बर्दाश्त करती हूँ। वह नरक है मेरे लिए। माँ की गोद नरक है और मैं किसी तरह निकल भागना चाहती हूँ। कुछ सुख चैन तो मिलेगा। बिनती के आंखों से आंसू आ गए और सिसकती हुई बोली, लेकिन आप या दीदी जब यह कहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं कितनी नीच हूँ, कितनी पतित हूँ कि खुद ब्याह के लिए व्याकुल हूँ। लेकिन आप न कहा करें तो अच्छा है। बिनती को आंसुओं का तार बंध गया। सुधा बगल के कमरे से सब सुन रही थी। आई और चंदर से बोली, बहुत बुरी बात है चंदर। बिनती, क्यों रो रही हो रानी? बुआ का स्वभाव ही ऐसा है, उससे हमेशा अपने दिल दुखाने से क्या लाभ। और पास जाकर उसको छाती से लगाकर सुधा बोली, मेरी राज दुलारी, अब रोना मत है। अच्छा, हम लोग कभी मजाक नहीं करेंगे। अब बस चुप हो जाओ, रानी बिटिया की तरह मुंह धो आओ। बिनती चली गई। चंदर लज्जित सा बैठा था। लो, तुम्हें अभी रुलाई आ रही है क्या? सुधा ने बहुत दुलार से कहा। तुम मुझसे ससुराल का मजाक मत किया करो, बहुत दुखी है और बहुत कदर करती है तुम्हारी। और किसी की मजाक की बात और है, हम या तुम कहते हैं तो उससे लग जाता है। अच्छा, वो कह रही थी तुम्हारी फोटो उन लोगों को पसंद कर ली है। चंदर ने बात बदलने के ख्याल से कहा। और क्या, कोई हमारी शक्ल तुम्हारी तरह है कि लोग नापसंद कर दें? सुधा अकड़ कर बोली। नहीं, सच सच बताओ, चंदर ने पूछा। अरे जी, लापरवाही से मुंह बिचकाकर सुधा जी बोली, उनके पसंद करने से क्या होता है, मैं ब्याह हुआ नहीं करूंगी। तुम इस फेर में न रहना कि हमें निकाल दोगे यहाँ से। इतने बिनती आ गई, वह भी उदास थी। सुधा उठी और बिनती को पकड़ लाई और ढकेल कर चंदर के बगल में बिठा दिया। लो चंदर, अब इसे दुलार कर लो तो अभी गुड़गुड़ाने लगे, बिल्ली कहीं की। सुधा ने उसे हल्की सी चपत मारकर कहा। बिनती का मुंह अपनी हथेलियों में लेकर अपने पास लाकर आंखों में आंखें डालकर कहा, पगली कहीं की, आंसू का खजाना लुटाती फिरती है। चंदर, डॉक्टर शुक्ला ने पुकारा। चंदर उठकर चला गया। सुधा पर इन दिनों घूमने का सवार था। सुबह हुई कि चप्पल पहनी और गायब। गेसु, कामनी, प्रभा, लीला, शायद ही कोई लड़की बची हो कि जिसके यहाँ आकर सुधा उधम न मचा आती हो और 4 सुख दुख की बातें न कराती हो। बिनती को घूमना कम पसंद था। हाँ, जब कभी सुधा गेसु के यहाँ जाती थी तो बिनती जरूर जाती थी। उससे सुधा के सभी मित्रों में गेसु सबसे ज़्यादा पसंद थी। डॉक्टर शुक्ला के ब्यूरो में छुट्टी हो चुकी थी, पर वे सुधा का ब्याह तय करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वह कभी बाहर भी नहीं गए। चंदर 1.5 महीने तक लगातार मेहनत करने के बाद पढ़ाई लिखाई की ओर से आराम कर रहा था और उसने निश्चित कर लिया कि अब बरसात के पहले वह किताब छुएगा नहीं। बड़े आराम के दिन कटते थे उसके। सुबह उठकर साइकिल पर गंगा नहाने जाता था और अक्सर ठाकुर साहब से भी मुलाकात हो जाती थी। डॉक्टर शुक्ला ने भी कई दफे इरादा किया कि गंगा जी चला करें, लेकिन एक तो उनके दिन में काम नहीं होता, शाम को वे घूमते और सुबह उठाकर किताब लिखते थे। एक दिन सुबह लिख रहे थे कि चंदर आया और उनके पैर छूकर बोला, प्रांतीय सरकार का वह पुरस्कार कल शाम को आ गया। कौन सा? वह जो उत्तर प्रांत में माता और शिशुओं की मृत्यु संख्या पर मैंने निबंध लिखा था, उसी पर। तो क्या पदक आ गया? डॉक्टर शुक्ला ने कहा। जी। अपनी जेब से एक मखमली डिब्बा निकालकर चंदर ने दिया। पदक बहुत सुंदर था, जगमगाता हुआ स्वर्ण पदक जिसमें प्रांतीय राजमुद्रा अंकित थी। ईश्वर तुम्हें बहुत यशस्वी करे जीवन में। डॉक्टर शुक्ला ने पदक उसकी कमीज में और अपने हाथों से लगा दिया। जाओ अंदर सुधा को दिखाओ। चंदर जाने लगा तो डॉक्टर साहब ने बुलाया, अच्छा, अब सुधा की शादी का इंतजाम करना है। हमसे तो कुछ होने से रहा, तुम्ही को सब करना है। और सुनो, जेठ दशहरा को लड़के का भाई और माँ देखने आ रही हैं और बहन भी आएंगी गांव से। अच्छा। चंदर बैठ गया कुर्सी पर और बोला, कहाँ है लड़का, क्या करता है? लड़का शाहजहांपुर में है, घर के जमींदार हैं ये लोग। लड़का MA है
और अच्छे विचारों का है। उसने लिखा है कि सिर्फ 10 आदमी बारात में आएंगे और 1 दिन रुकेंगे, संस्कार के बाद चले जाएंगे, सिवा लड़की के गहने और कपड़े के गहन के कुछ भी नहीं स्वीकार करेंगे। अच्छा, ब्राह्मणों में तो ऐसा कुल नहीं मिलेगा। तभी तो सुधा की किस्मत है, वरना तुम बिनती के ससुर को तो देख ही चुके हो। अच्छा जाओ, सुधा से मिलाओ। वो सुधा के कमरे में आ गया। सुधा थी ही नहीं। वह आंगन में आया, देखा महाराजन खाना बना रही हैं और बिनती बरामदे में बुरादे की अंगीठी पर पकौड़ियाँ बना रही है। आइए, बिनती बोली। दीदी तो गई हैं गेसू को बुलाने, आज गेसू की दावत है, पीढ़े पर बैठिएगा, लीजिए। एक पीढ़ा चंदर की ओर बिनती ने खिसका दिया। चंदर बैठ गया। बिनती ने उसके हाथ में मखमली डिब्बा देखा तो पूछा, यह क्या लाए, कुछ दीदी के लिए है क्या? यह तो अंगूठी मालूम पड़ती है। अंगूठी? वह क्या दाल में मिला के खाएगी जंगली कहीं की? उसे क्या तमीज है अंगूठी पहनने की? हमारी दीदी के लिए ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, उसे बिनती ने अपनी गर्दन टेढ़ी करके आंखें डुलाते हुए धमकाया। उन्हें नहीं अंगूठी पहननी आएगी तो क्या आपको आएगी? अब ब्याह में सुलहो श्रृंगार करेंगी। अच्छा, दीदी कैसे लगेंगी घूंघट काट के? अभी तक तो सिर्फ खोले चकई की तरह घूमती फिरती हैं। तुमने तो डाल लिया था ससुराल में रहने की, चंदर ने बिनती से कहा। अरे हमारा क्या, एक गहरी सांस लेते हुए बिनती ने कहा। हम तो उसी के लिए बने थे, लेकिन सुधा दीदी को शादी ब्याह में न फंसना पड़ता तो अच्छा था। दीदी इन सब के लिए नहीं बनी थी। आप मामा जी से कहते क्यों नहीं? चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा हुआ सोचता रहा। बिनती भी कढ़ाई से पकौड़ियाँ निकाल कर थाली में रखने लगी। थोड़ी देर बाद वह घी में पकौड़ियाँ डाल चुकी थी। तब भी वह ऐसे ही गुमसुम बैठा सोच रहा था। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं बताइएगा? फिर भी अभी हम दीदी से कह देंगे कि बैठे बैठे सोच रहे थे, बिनती बोली। क्या तुम्हारी दीदी का डर पड़ा है? चंदर ने कहा। अपने दिल से पूछिए, हमसे नहीं बन सकते आप, बिनती ने मुस्कुराकर कहा। उसके गालों में फूलों के कटोरे खिल गए। अच्छा, इस डिब्बी में क्या है, कुछ प्राइवेट? नहीं जी, प्राइवेट क्या होगा, वह भी तुमसे। सोने का मेडल है, मिला है मुझे एक लेख पर। और चंदर ने डिब्बा खोलकर दिखला दिया। आहा, ये तो बहुत अच्छा है, हमें दे दीजिए, बिनती बोली। क्या करेगी तू? चंदर ने हंसकर पूछा। अपने आने वाले जीजा के लिए कान के बूंदे बनवा लेंगे, बिनती बोली। अरे हाँ, आपको एक चीज़ दिखाएंगे। क्या? यह नहीं बताते, देखिएगा तो उछल पड़िएगा। तो दिखाओ ना। अभी तो दीदी आ रही होंगी, दीदी के सामने नहीं दिखाएंगे। सुधा से छिपकर हम कुछ नहीं कर सकते, यह तुम जानती हो, चंदर बोला। छिपाने की बात थोड़ी ही है, देखकर क्या उन्हें बता दीजिएगा। वैसे वो खुद ही सुधा दीदी की क्या छिपाते हैं। लो, सीधा दीदी तो आ गई। चंदर पीछे मुड़ा तो देखा सुधा के हाथ में एक लंबा सा सरकंडा था और उसे डंडे की तरह फहराती हुई चली आ रही थी। चंदर हंस पड़ा। खिल गए दीदी को देखते ही, बिनती बोली और एक गरम पकौड़ी चंदर के ऊपर फेंक दी। अरे बड़ी शैतान हो गई है तुम इधर, पाजी कहीं की, चंदर बोला। सुधा चप्पल उतार कर अंदर आई, झूमती इठलाती हुई चली आ रही थी। कहो सेठ स्वार्थीमल, उसने चंदर को देखते ही कहा। सुबह हुई और पकौड़ी की महक लग गई तुम्हें? पीढ़ा खींचकर उसके बगल में बैठ गई और सरकंडा चंदर के हाथ पर रखते बोली, लो यह गन्ना घर में बो देना और गडेरी खाना। अच्छा, और हाथ बढ़ाकर वह डिबिया उठा लिया और बोली, इसमें क्या है, खोले या ना खोले? अच्छा, खत तो हमारे बिना ही पूछे खोल लेती हो, इसे पूछ के खोलोगी? अरे हमने सोचा ही डिबिया में पम्मी का दिल बंद हो, तुम्हारी मित्र है शायद, स्मृति चिन्ह में वही दे दिया हो। और सुधा ने डिबिया खोली तो उछल पड़ी। यह तो उसी निबंध पर मिला है जिसका चार्ट तुम बनाए थे। हाँ, तब तो ये हमारा है, डिबिया अपने वक्त में छिपा कर सुधा बोली। तुम्हारा ही तो है, मैं अपना कब कहता हूँ, चंदर ने कहा। लगाकर देखें? और सुधा उठकर चल दी। बिनती, 2 पकौड़ी तो दो। और 2 पकौड़ियाँ लेकर खाते हुए चंदर सुधा के कमरे में गया। देखा सुधा शीशे के सामने खड़ी है और मेडल अपनी साड़ी में लगा रही है। वो चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा। सुधा ने मेडल लगाया और क्षण भर तन कर देखती रही और फिर एक हाथ से वक्त में चिपका कर मुँह झुकाकर उसे चूम लिया। बस कर दिया ना उसे गंदा। चंदर मौका नहीं चुका और सुधा तो जैसे पानी पानी, गालों से लाज की रतन तारी लपटे फूटी और एड़ी तक धधक उठी। फौरन शीशे के पास से हट गई और पिघल कर बोली, चोर कहीं की, क्या देख रहे थे? बिनती इतने में तस्तरीन पकौड़ी लेकर आई। सुधा ने झट से मेडल उतार दिया और बोली, लो रख लो सहेज कर। क्यों, पहने रहो ना। ना बाबा, पराई चीज अभी खो जाए तो डांड भरना पड़े। और मेडल चंदर की गोद में रख दिया। बिनती ने धीमे से कहा, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरौंधी।
सुधा और चंदर दोनों झेप गए। लो गेसु आ गई। सुधा की जान में जान आ गई। चंदर ने बिनती का कान पकड़कर कहा। बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी है, बिनती ने कान छुड़ाते हुए कहा। कोई झूठ थोड़े ही कहती हूँ। चंदर चुपचाप सुधा के कमरे में पकौड़ियाँ खाता रहा। बगल के कमरे में सुधा, गेसु, फूल और हसरत बैठे बातें करते रहे। बिनती उन लोगों को नाश्ता देती रही। उन कमरे में नाश्ता पहुंचाकर बिनती एक गिलास में पानी लेकर चंदर के पास आई और पानी रखकर बोली, अभी हलवा ला रही हूँ, जाना मत। और पल भर में तस्तरी में हलवा रखकर ले आई। अब मैं चल रहा हूँ, चंदर ने कहा। बैठो, अभी हम एक चीज दिखाएंगे, जरा गेसु से बात करें। बिनती बड़े भोले स्वर में बोली। आइए हसरत मियाँ। और पल भर में उन्हें एक नन्हे मुन्ने 6 वर्ष के हसरत मियाँ तंजेब का कुर्ता और चूड़ीदार पैजामे पर पीले रेशम के जैकेट पहने कमरे में खरगोश की तरह उछल आए। आदार जब बड़े तमीज से उन्होंने चंदर को सलाम किया। चंदर ने उसे गोद में उठाकर पास बैठा लिया। लो हलवा खाओ हसरत। चंदर ने सिर हिला दिया और बोला, गेसु ने कहा था जाकर चंदर भाई से हमारा आदाब करना। कुछ खाना मत, हम खाएंगे नहीं। चंदर बोला, हमारा भी नमस्ते कह दो उनसे जाकर। हसरत उठ खड़ा हुआ। हम कहाँ आए? फिर मुड़कर बोला, आप तब तक हलवा खत्म कर देंगे? चंदर हंस पड़ा। नहीं, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, जाओ। हसरत सिर हिलाता हुआ चला गया। इतने में सुधा आई और बोलू, गेसु की गजल सुनो, यहाँ बैठकर आवाज़ आ रही है ना? फूल भी आई है, इसलिए गेसु तुम्हारे सामने नहीं आएगी, वरना फूल अम्मी जान से शिकायत कर देगी। लेकिन वह तुमसे मिलने को बहुत इच्छुक है। अच्छा, यहीं से सुनना बैठे बैठे। सुधा चली गई। गेसु ने गाना शुरू किया, बहुत महीन, पतली लेकिन बेहद मीठी आवाज़ में, जिसमें कसक और नशा दोनों घुले मिले थे। चंदर एक तकिया टेक कर बैठ गया और उनिंदा सा सुनने लगा। गजल खत्म होते ही सुधा भाग कर आई। कहो, सुन लिया ना? और उसके पीछे पीछे आया हसरत और सुधा के पैरों में लिपट कर बोला, सुधा हम हलवा नहीं खाएंगे। सुधा हंस पड़ी, पागल कहीं का, ले खा ले। और उसके मुंह में हलवा ठूस दिया। हसरत को गोद में लेकर वह चंदर के पास बैठ गई और गेसु के बारे में बताने लगी। गेसु गर्मियां बिताने नैनीताल जा रही है, वहीं अख्तर की अम्मी भी आएंगी और मंगनी की रस्म वहीं पूरी करेंगी। अब वह पढ़ेगी नहीं, जुलाई तक उसका निकाह हो जाएगा। कल रात की गाड़ी से जा रहे हैं ये लोग, वगैरह वगैरह। बिनती बैठी बैठी गेसु और फूल से बातें करती रही। थोड़ी देर बाद सुधा उठकर चली गई। तुम जाना मत, आज खाना यहीं खाना, मैं बिनती को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, उसे बातें करते रहना। थोड़ी देर बाद बिनती आई। उसके हाथ में कुछ था जिसे वह अपने आंचल से छिपाए हुई थी। आई और बोली, अब दीदी नहीं है, जल्दी से देख लीजिए। क्या है? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। जीजा जी की फोटो, बिनती ने मुस्कुराकर कहा। और एक बहू थी, छोटी सी, बहुत कलात्मक फोटो चंदर के हाथ में रख दी। अरे यह तो मिस्र है, कामरेड मिस्र, कैलाश मिस्र। और चंदर के दिमाग में बरेली की बातें, लाठीचार्ज, सभी कुछ घूम गया। चंदर के मन में इस वक्त जाने कैसा सा लग रहा था। कभी बड़ा अचरज होता, कभी एक संतोष होता कि चलो सुधा के भाग्य की रेखा इतनी अच्छी जगह ले आई। फिर कभी सोचता, मिस्र इतना विचित्र स्वभाव का है, सुधा की उससे निभेगी या नहीं। फिर सोचता, नहीं, सुधा भगवान है, इतना अच्छा लड़का मिलना मुश्किल था। आप इन्हें जानते हैं? बिनती ने पूछा। हाँ, सुधा भी उन्हें नाम से जानती है, शक्ल से नहीं, लेकिन अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का। चंदर ने एक गहरी सांस लेकर कहा और फिर चुप हो गया। बिनती बोली, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। पलकों में आए हुए आंसू रोककर और होंठों पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए बोला, मैं सोच रहा हूँ आज कितना संतोष है मुझे, कितनी खुशी है मुझे कि सुधा एक ऐसे घर जा रही है जो इतना अच्छा है, ऐसे लड़के के साथ जा रही है जो इतना ऊंचा। कहते कहते चंदर की आंखें भर आईं। बिनती चंदर के पास खड़ी होकर बोली, छी चंदर बाबू, आपकी आंखों में आंसू, यह तो अच्छा नहीं लगता। जितनी पवित्रता और ऊंचाई से आपने सुधा के साथ निवाह किया है, यह तो शायद देवता भी नहीं कर पाते। और दीदी ने आपको जैसा निश्चल प्यार दिया है, उसको पाकर तो आदमी स्वर्ग से भी ऊंचा उठ जाता है, फौलाद से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। फिर आप तो इतने शुभ अवसर में, आप में कमजोरी कहाँ से? हमें तो बड़ी शर्म लग रही है। आज तक दीदी तो दूर, हम तक आपको गर्व था। अच्छा, मैं फ़ोटो रख तो आऊँ, वरना दीदी आ जाएंगी। बिनती ने फ़ोटो ली और चली गई। बिनती जब लौटी तो चंदर स्वस्थ था। बिनती की ओर क्षण भर देखा और कहा, मैं इसलिए नहीं रोया था बिनती कि मुझे यह लगा कि यहाँ कैसा लगेगा। खैर जाने दो, एक दिन तो ऐसा होता ही है ना, सहना पड़ेगा। बिनती बोली, हाँ सो तो है। अच्छा बिनती, सुधा ने यह फ़ोटो देखी है? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, असल में मामा जी ने मुझसे कहा था यह फ़ोटो सुधा को दिखा दे।
लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने उनसे कह दिया कि चंदर आएंगे तो दिखा देंगे, आप जब ठीक समझें तो दिखा दें। जेठ दशहरा अगले ही मंगल को है, बिंती ने कहा। अच्छा, एक गहरी सांस लेकर चंदर बोला। बिंती थोड़ी देर तक चंदर की ओर एकटक देखती रही। चंदर ने उसकी निगाह चुरा ली और बोला, क्या देख रही हो बिंती? देख रही हूँ कि आपकी पलकें झपकती है या नहीं। बिंती बड़ी गंभीरता से बोली। क्यों? इसलिए कि मैंने सुना है देवताओं की पलकें कभी नहीं गिरती। चंदर एक फीकी हंसी हंस कर रह गया। नहीं, आप मजाक न समझे। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने लोग देखे उनमें आप जैसा कोई भी नहीं मिला। कितने ऊंचे हैं आप, कितना विशाल हृदय है आपका। दीदी कितनी भाग्यशाली हैं। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। जाओ फोटो ले आओ, उसने कहा। आज ही दिखा दूँ। जाओ खाना भी ले आओ। अब घर जाकर करना क्या है? पापा को खाना खिलाने के बाद चंदर और सुधा खाने बैठे। महाराजिन चली गई थी, इसलिए बिंती सेंक सेंक कर रोटी दे रही थी। सुधा एक रेशमी सनिया पहने चौके के अंदर खा रही थी और चंदर चौके के बाहर। सुबह के कच्चे खाने में डॉक्टर शुक्ला बहुत छूत छात का विचार रखते थे। देखो, आज बिंती ने रोटी बनाई है तो कितनी मीठी लग रही है। एक तुम बनाती हो कि मालूम ही नहीं पड़ता कि सोखता है। चंदर ने सुधा को चिढ़ाते हुए कहा। सुधा ने हंसकर कहा, हमें बिंती से लड़ाई कराने की कोशिश कर रहे हो? बिंती की हमसे जिंदगी भर लड़ाई नहीं हो सकती। अरे हम सब समझते हैं इनकी बात, बिंती ने रोटी पटकते हुए कहा। और जब सुधा सिर झुकाकर खाने लगी तो बिंती ने आंख के इशारे से पूछा, कब दिखाओगे? चंदर ने सिर झुकाया और फिर सुधा से बोला, तुम उन्हें चिट्ठी लिखोगी? किन्हें? कैलाश मिश्रा को, वही बरेली वाले। उन्होंने हमें खत लिखा था कि तुम्हें प्रणाम लिखा था। चंदर बोला। नहीं, खत वत नहीं लिखते, उन्हें एक दफ़ा बुलाओ तो यहाँ। हाँ बुलाएंगे 1-2 महीने बाद, तब तुम उनसे खूब परिचय करा देंगे और तुम्हें उसकी पार्टी में भी भर्ती करा देंगे। चंदर ने कहा। क्या? हम मजाक नहीं करते, हम सचमुच समाजवादी दल में शामिल होंगे। सुधा बोली। अब हम सोचते हैं कुछ काम करना चाहिए। बहुत खेल कूद लिए, बचपन निभा लिया। उन्होंने अपना चित्र भेजा है, देखोगी? चंदर ने जेब में हाथ डालते हुए पूछा। कहाँ? सुधा ने बहुत उत्सुकता से पूछा। निकालो देखें। पहले बताओ हमें क्या इनाम दोगे? बहुत मुश्किल से भेजा उन्होंने चित्र, चंदर ने कहा। इनाम दे देंगे, सुधा बोली और झट से झपट कर चित्र छू लिया। अरे छू लिया चौके में से? बिंती ने दबी जुबान से कहा। सुधा ने थाली छोड़ दी। अब छूत हो गई थी वह, अब खा नहीं सकती थी। अच्छी फोटो देखा दीदी, सामने की थाली छूट गई, बिंती ने कहा। सुधा ने हाथ धोकर आंचल के छोर से पकड़ फोटो देखी और बोली, चंदर सचमुच देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने तेज है उनके चेहरे पर, और माथा देखो कितना ऊंचा है। सुधा फोटो देखती हुई बोली, अच्छी लगी फोटो? पसंद है? चंदर ने बहुत गंभीरता से पूछा। हाँ हाँ, और समाजवादियों की तरह लगते नहीं थी ये, सुधा बोली। अच्छा सुधा यहाँ आओ। और चंदर के साथ सुधा अपने कमरे में जाकर पलंग पर बैठ गई। चंदर उसके पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी अंगूठी घुमाते हुए बोला, सुधा एक बात कहे मानोगी? क्या? सुधा ने बहुत दुलार और भोलेपन से पूछा। पहले बता तो दो कि मानोगी। चंदर ने उसकी अंगूठी को एकटक देखते हुए कहा। फिर हमसे कभी कोई बात तुम्हारी टाली है? क्या बात है? तुम मानोगी चाहे कुछ भी हो? चंदर ने पूछा। हाँ हाँ कह तो दिया, अब कौन सी तुम्हारी ऐसी बात है जो तुम्हारी सुधा नहीं मान सकती? आंखों में वाड़ी में अंग अंग से सुधा के आत्मसमर्पण छलक रहा था। फिर अपनी बात पे कायम रहना सुधा। देखो, उसने सुधा की उंगलियां अपनी पलकों से लगाते हुए कहा। सुधी मेरी, तुम उस लड़के से ब्याह कर लो। क्या? सुधा चोट खाई नागिन की तरह तड़प उठी। इस लड़के से? यही शक्ल है इसकी कि हम इसे ब्याह कर लें? हम ऐसा मजाक नापसंद करते हैं, समझे कि नहीं? इसलिए बड़े प्यार से बुला लाए, इतना बड़ा दुलार कर रहे थे। तुम अभी वायदा कर चुकी हो, चंदर ने बहुत आजीजी से कहा। वायदा? कैसा? तुम कब अपने वायदे निभाते हो, और फिर यह धोखा देकर वायदा कराना? आप सब कहते हमसे, हमारे मन में आता सो कहते, हमें इस तरह से बांध कर क्यों बलिदान चढ़ा रहे हो? और सुधा मारे गुस्से की रोने लगी। चंदर स्तब्ध। उसने इस दृश्य की कल्पना ही नहीं की थी। वह क्षण भर खड़ा रहा। वह क्या करे सुधा से, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वह हट गया और रोती हुई सुधा के कंधे पर हाथ रख दिया। हटो उधर, सुधा ने बड़ी रुखाई से हाथ हटा दिया और आंचल से सिर ढकती हुई बोली, मैं ब्याह नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी, किसी से नहीं करूँगी। तुम सभी लोगों ने मिलकर मुझे मार डालने की ठानी है।
तो मैं भी अभी सिर पटक कर मर जाऊंगी। और मारे तैस के सचमुच सीधा ने अपना सिर दीवार पर पटक दिया। अरे! दौड़कर चंदर ने सुधा को पकड़ लिया, मगर सुधा ने गरज कर कहा, दूर हटो चंदर, छूना मत मुझे। और जैसे उसमें जाने कहाँ की ताकत आ गई थी, उसने अपने आप को छुड़ा लिया। चंदर ने दबी जबान से कहा, छी सुधा, यह तुमसे मुझे उम्मीद नहीं थी। यह भावुकता तुम्हें शोभा नहीं देती। बातें कैसी कर रही हो तुम? हम वही चंदर है ना? हाँ वही चंदर हो, तभी तो इस सारी दुनिया में तुम ही एक रह गए हो मुझे फोटो दिखाकर पसंद कराने को। सुधा सिसक कर रोने लगी। पापा ने भी धोखा दे दिया हमें पापा से उम्मीद नहीं थी। पगली, कौन अपनी लड़की को हमेशा अपने पास रख पाया है? चंदर बोला। तुम चुप रहो चंदर, हमें तुम्हारी बोली जहर लगती है। सुधा, यह फोटो तुम्हें पसंद है? तुम्हारी जबान हिली कैसे? शर्म नहीं आई तुम्हें? हम कितना मानते थे पापा को, कितना मानते थे तुम्हें। हमें यह नहीं मालूम था कि तुम लोग ऐसा करोगे। थोड़ी देर चुपचाप से सकती रही सुधा और फिर धधक कर उठी। कहाँ है वह फोटो? लाओ। अभी मैं जाऊंगी पापा के पास, मैं कहूंगी उनसे, हाँ मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, वह बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगी, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। झूठी बात है। और उठकर पापा के कमरे की ओर जाने के लिए बढ़ी। खबरदार जो इस कदम बढ़ाया, चंदर ने डांट कर कहा। बैठो इधर। मैं नहीं रुकूंगी, सुधा ने अकड़ कर कहा। नहीं रुकोगी? नहीं रुकूंगी। और चंदर का हाथ तैस में उठा और एक भरपूर तमाचा सुधा के गाल पर पड़ा। सुधा के गाल पर नीली उंगलियों उपट आई। वह स्तब्ध जैसे पत्थर बन गई हो। आंखों में आंसू जम गए, पलकों में निगाहें जम गई, ओंठों में आवाजें जम गई और सीने में सिसकियां जम गई। चंदर ने एक बार सुधा की ओर देखा और कुर्सी पर बैठ से गिर गया और सिर पटक कर बैठ गया। सुधा कुर्सी के पास जमीन पर बैठ गई, चंदर के घुटनों पर सिर रख दिया। बड़ी भारी आवाज में बोली, चंदर देखें तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं आई? चंदर ने सुधा की ओर देखा, एक ऐसी निगाह से जिसमें कब्र मुंह फाड़कर जमुहाई ले रही थी। सुधा एकाएक फिर सिसक पड़ी और चंदर के पैरों पर सिर रखकर बोली, चंदर सचमुच मुझे अपने आश्रय से निकाल कर ही मानोगे? चंदर मजाक की बात दूसरी है, जिंदगी में तो दुश्मनी मत निकाला करो। चंदर एक गहरी सांस लेकर चुप हो गया और फिर सिर थाम कर बैठ गया। 5 मिनट बीत गए। कमरे में सन्नाटा, गहन खामोशी। सुधा चंदर के पाँव को छाती से चिपकाए सूनी सूनी निगाहों से जाने कुछ देख रही थी। दीवारों के पार, दिशाओं के पार, छिद्रों से परे दीवार पर पड़ी घड़ी चल रही थी, टिक टिक। चंदर ने सिर उठाया और कहा, सुधा हमारी तरफ देखो। सुधा ने सिर उठाया। चंदर बोला, सुधा तुम हमें जाने क्या समझ रही होगी, लेकिन अगर तुम कुछ समझ पाती तो मैं सोचता हूँ कि मैं समझता हूँ। सुधा कुछ नहीं बोली। चंदर कहता गया, मैं तुम्हारे मन को समझता हूँ सुधा, तुम्हारे मन में जो कुछ मुझसे नहीं कहा वह मुझसे कह दिया था। लेकिन सुधा, हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या इसलिए आए थे कि एक दूसरे को कमज़ोर बना दें, या हम लोगों ने स्वर्ग की ऊंचाइयों पर साथ बैठकर आत्मा का संगीत सुना सिर्फ इसलिए कि उसे अपने ब्याह की शहनाई में बदल दें? गलत मत समझो चंदर, मैं गेसू की नहीं कि अख्तर से ब्याह के सपने देखूं, और न तुम ही अख्तर हो चंदर। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए राखी के एक सूत से भी ज़्यादा पवित्र रही हूँ, लेकिन मैं जैसी हूँ मुझे वैसी ही क्यों नहीं रहने देते? मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, मैं पापा के पास रहूँगी। शादी को मेरा मन नहीं कहता, मैं क्यों करूँ? तुम गुस्सा मत हो, तुम दुखी मत हो। तुम आज्ञा दोगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन हत्या करने से पहले यह तो देख लो कि मेरे हृदय में क्या है। सुधा ने चंदर के पाँव को अपने हृदय से और भी दबाकर कहा, सुधा तुम एक बात सोचो, अगर तुम सबका प्यार बटोरती चलती हो तो कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है या नहीं? पापा ने आज तक तुम्हें किस तरह से पाला, अब क्या तुम्हारा यह फर्ज है कि तुम उनकी बात को ठुकराओ? और एक बात और सोचो, हम पर कुछ विश्वास करके ही उन्होंने कहा कि मैं तुमसे फ़ोटो पसंद कराऊं। अगर अब तुम इनकार कर देती हो तो एक तरफ पापा को तुमसे धक्का पहुंचेगा, दूसरी ओर मेरे प्रति उनके विश्वास को कितनी चोट लगेगी। हम उन्हें क्या मुंह दिखाने लायक रहेंगे भला? तो तुम क्या चाहती हो? मज अपनी थोड़ी सी भावुकता के पीछे तुम सभी की ज़िंदगी चौपट करने के लिए तैयार हो? यह तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या कहेंगे पापा कि चंदन ने अभी तक तुम्हें यही सिखाया था? हम ही लोग क्या कहेंगे बताओ?
आज तुम शादी ना करो, उसके बाद पापा हमेशा के लिए दुखी रहा करें और दुनिया हमें कहा करे, तब तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं, सुधा ने भर्राए हुए गले से कहा। तब? और फिर एक बात और है ना सुधी, सोने की पहचान आग में होती है ना। लपटों में अगर उसने निखार आए तभी वह सच्चा सोना होता है। सचमुच मैंने तुम्हारे व्यक्तित्व को बनाया है या तुमने मेरे व्यक्तित्व को बनाया है, यह तो तभी मालूम होगा कि जब हम लोग कठिनाइयों से, वेदनाओं से, संघर्षों से खेले और बाद में विजयी हों। तभी मालूम होगा कि सचमुच मैंने तुम्हारे जीवन में प्रकाश और बल दिया था। अगर सदा तुम्हारी मेरी बाहों की सीमा में रही और तुम्हारी पलकों की छाँव में रहा तो बाहर के संघर्षों से हम लोग डरते रहें तो कायरता है। और मुझे अच्छा लगेगा कि दुनिया कहे कि मेरी सुधा, जिस पर मुझे नाज था, वह कायर है। बोलो, तुम कायर कहलाना पसंद करोगी? हाँ, सुधा ने चंदर के घुटनों को मुंह में छिपा लिया। क्या? यह मैं सुधा के मुंह से सुन रहा हूँ? छी पगली, अभी तक तेरी निगाहों ने मेरे प्राणों को अमृत भरा है और मेरी सांसों ने तेरे पंखों में तूफानों की तेजी। और हम तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए कि अब जो रास्ता सामने है उसमें हम लोगों को यह सिद्ध करने का अवसर मिलेगा कि सचमुच हम लोगों ने एक दूसरे को ऊंचाई पर पवित्रता दी है। मैंने आज तक तुम्हारी सहायता पर विश्वास किया था कि आज तुम मेरा विश्वास तोड़ दोगी। सुधा, इतनी क्रूर क्यों हो रही हो आज तुम साधारण लड़की नहीं हो, तुम ध्रुव तारा से भी ज़्यादा प्रकाशमान हो। तुम यह क्यों चाहती हो कि दुनिया कहे सुधा भी एक साधारण सी भावुक लड़की थी? और आज अपने कानों से सुनो। बोलो सुधी, चंदर ने सुधा के सिर पर हाथ रखकर कहा। सुधा ने आंखें उठाई, बड़ी कातर निगाहों से चंदर की ओर देखकर सिर झुका लिया। सुधा के सिर पर हाथ फेरते हुए चंदर बोला, सुधा, मैं जानता हूँ तुम पर शायद बहुत सख्ती कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे सिवा और कौन है मेरा, बताओ। तुम्ही पर अपना अधिकार भी जमा सकता हूँ। विश्वास करो सुधा, मुझ पर जीवन में अलगाव, दूरी, दुख और पीड़ा आदमी को महान बना सकती है। भावुकता और सुख हमें ऊंचे नहीं उठाते। बताओ सुधा, तुम क्या पसंद है? मैं ऊंचा उठूं तुम्हारे विश्वास के सहारे, तुम ऊंची उठो मेरे विश्वास के सहारे। इससे अच्छा और क्या है सुधा? चाहो तो मेरे जीवन को एक पवित्र साधन बना दो, चाहो तो एक छिछली अनुभूति। सुधा ने गहरी सांस ली, क्षण भर घड़ी की ओर देखा और बोली, इतनी जल्दी क्या है अभी चंदर? तुम जो कहोगे मैं कर लूंगी। और फिर वह सिसकने लगी, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? अभी मुझे पढ़ लेने दो। नहीं, इतना अच्छा लड़का फिर नहीं मिलेगा। और इस लड़की के साथ तुम वहाँ पढ़ भी सकोगी। मैं जानता हूँ उसे, वह देवताओं सा निश्चल है। बोलो, मैं पापा से कह दूँ कि तुम्हें पसंद है? सुधा कुछ नहीं बोली। मौन का मतलब हाँ है ना? चंदर ने पूछा। सुधा ने कुछ नहीं कहा, झुककर चंदर के पैरों को अपने होठों से छू लिया और पलकों से 2 आंसू चू पड़े। चंदर ने सुधा को उठा लिया, उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को सदा ऊंचा बनाएगा सुधा। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है। और फोटो उठाकर बाहर चलने लगा। कहाँ जा रहे हो? जाओ मत। सुधा ने उसका कुर्ता पकड़कर बड़ी आजिजी से कहा, मेरे पास रहो, तबीयत घबराती है। चंदर पलंग पर बैठ गया। सुधा तकिए को सिर रखकर लेट गई और फटी फटी फतराई आंखों से जाने क्या देखने लगी। चंदर भी चुप था, बिल्कुल खामोश। कमरे में सिर्फ एक घड़ी चल रही थी, टिक टिक। थोड़ी देर बाद सुधा ने चंदर के पैरों को अपने तकिए के पास खींच लिया और उसके तलों पर होंठ रखकर उसमें मुंह छिपाकर चुपचाप लेटी रही। बिनती आई, सुधा हिली भी नहीं। चंदर ने देखा वह सो गई थी। बिनती ने फोटो उठाकर इशारे से पूछा, मंजूर? हाँ। बिनती बजाय खुश होने के चंदर की ओर देखकर सिर झुका लिया और चली गई। सुधा सो रही थी और चंदर के तलों में उसकी नरम सांसें गूंज रही थी। चंदर बैठा रहा चुपचाप। उसकी हिम्मत न पड़ी कि वह हिले और सुधा की नींद तोड़ दे। थोड़ी देर बाद सुधा ने करवट बदली तो वह उठकर आंगन में सोफे पर जाकर लेट रहा और जाने क्या सोचता रहा। जब उठा तो देखा धूप ढल गई है और सुधा उसके सिरहाने बैठी, उसे पंखा झल रही है। उसने सुधा की ओर एक अपराधी जैसी कातर निगाहों से देखा और सुधा ने बहुत दर्द से आंखें फेर ली और ऊंचाई पर आखिरी सांसें लेती हुई मर्दासन धूप की ओर देखने लगी। चंदर उठा और सोचने लगा तो सुधा बोली, कल आओगे कि नहीं? क्यों नहीं आऊँगा? चंदर बोला, मैंने सोचा शायद अभी से दूर होना चाहते हो। एक गहरी सांस लेकर सुधा बोली और पंखे की आट में आंसू पोंछ लिए। चंदर दूसरे दिन सुबह नहीं गया। उसकी थीसिस का बहुत सा भाग टाइप होकर आ गया था और उसे बैठा हुआ सुधार रहा था, लेकिन साथ ही पता नहीं क्यों उसका साहस नहीं हो रहा था वहां जाने का। लेकिन मन में एक चिंता थी सुधा की। वह कल से बिल्कुल मुरझा गई थी। चंदर को अपने ऊपर कभी कभी क्रोध आता था, लेकिन वह जानता था कि यह तकलीफ का ही रास्ता ठीक है।
वह अपनी जिंदगी में सस्तेपन के खिलाफ था, लेकिन उसके लिए सुधा की पलक पर एक आंसू भी देवता की तरह था, और सुधा के फूल जैसे चेहरे पर उदासी की एक रेखा भी उसे पागल बना देती थी। सुबह पहले तो वह नहीं गया, बाद में स्वयं उसे पछतावा होने लगा कि वह अधीरता से 5 बजने का इंतजार करने लगा। 5 बजे और वह साइकिल लेकर पहुंचा। देखा सुधा और बिंती दोनों नहीं है, अकेले डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में बैठे हैं। चंदर गया। आओ, सुधा ने तुमसे कह दिया है उसे पसंद है? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। हाँ, उसे कोई एतराज नहीं, चंदर ने कहा। मैं पहले से जानता था। सुधा मेरी इतनी अच्छी है, इतनी सुशील है कि वह मेरी इच्छा का उल्लंघन तो कर ही नहीं सकती। लेकिन चंदर, कल से उसने खाना पीना छोड़ दिया, बताओ इससे क्या फायदा? मेरी बस में क्या है, मैं उसे हमेशा तो नहीं रख सकता, लेकिन आज सुबह खाते वक्त वह बैठी भी नहीं मेरे पास। बताओ। उनका गला भर आया। बताओ मेरा क्या कसूर है? चंदर चुप था। कहाँ है सुधा? चंदर ने पूछा। गैरेज में मोटर ठीक कर रही है। मैंने इतना मना किया कि धूप में तप जाओगी, लू लग जाएगी, लेकिन मानी ही नहीं। बताओ इस झल्लाहट से मुझे कैसा लगता है? वृद्ध पिता के कातर स्वर में डॉक्टर साहब ने कहा। जाओ चंदर, तुम ही समझाओ, मैं क्या कहूँ। चंदर उठकर गया। मोटर गैरेज में काफ़ी गर्मी थी, लेकिन बिनती वहीं एक चटाई बिछाए पड़ी सो रही थी, और सुधा इंजन का कवर उठाए मोटर साफ करने में लगी हुई थी। बिनती बेहोश से सो रही थी। तकिया चटाई से हटकर जमीन पर चला गया था और चोटी फर्श पर सोई नागिन की तरह पड़ी थी। बिनती का एक हाथ छाती पर था, एक हाथ जमीन पर। आंचल न रहकर चादर बन गया था। चंदर ने जाते ही सुधा ने मुंह फेर कर देखा। चंदर आओ। क्षीण मुस्कुराहट उसके होठों पर दौड़ आई, लेकिन इस मुस्कुराहट में उल्लास लुट चुका था, रेखाएं बाकी थी। सहसा उसने मुड़कर देखा। बिनती, अरे कैसे घोड़ा बेचकर सो रही है? उठ, चंदर आए हैं। बिनती ने आंखें खोली, चंदर की ओर देखा, लेटे लेटे ही नमस्ते किया और आंचल संभाल कर फिर करवट बदल कर सो गई। बहुत सोती है कमबख्त, सुधा बोली। इतना कहा, इससे कमरे में जाकर पंखे में सो ले, लेकिन नहीं, जहाँ दीदी रहेगी वहीं ये भी रहेगी। मैं गैरेज में हूँ तो यह कमरे में कैसे रहे? वहीं मरेगी जहाँ मैं मरूंगी। तो तुम्हें क्यों गैरेज में थी? ऐसी क्या जरूरत थी अभी ठीक करने की? चंदर ने कहा। लेकिन कोशिश करने पर भी सुधा को आज डांट नहीं पा रहा था। पता नहीं कहाँ पर क्या टूट गया था। नहीं चंदर, तबीयत ही नहीं लग रही थी। क्या करती? क्रोशिया उठाई, वह भी रख दिया। कविता उठाई, वह भी रख दी। कविता वगैरह में तबीयत नहीं लगी। मन आया कोई कठोर काम हो, कोई नीरस काम हो, लोहे लक्कड़ पीतल फौलाद का, तो मन लग जाए। तो चली आई मोटर ठीक करने। क्यों, कविता में भी तबीयत नहीं लगी? ताज्जुब है, गेसू के साथ बैठकर तो तुम कविता में घंटों गुजार देती थी। चंदर बोला। उन दिनों शायद किसी को प्यार करती हूँ, तभी कविता में मन लगता था। सुधा उस दिन की पुरानी बात याद करके बहुत उदास हंसी। अब प्यार नहीं करती होंगी, अब तबीयत नहीं लगती। बड़ी फीकी, बड़ी बेजार, बड़ी बनावटी लगती हैं ये कविताएं। मन के दर्द के आगे सब फीकी हैं। और फिर वह उन्हीं पुर्जा में डूब गई। चंदर भी चुपचाप मोटर की खिड़की से टिक कर खड़ा हो गया और चुपचाप कुछ सोचने लगा। सुधा ने सिर उठाए बिना ही झुके ही एक हाथ से एक ताल लपेटते हुए कहा। चंदर, तुम्हारे मित्र का परिवार आ रहा है, इसी मंगल को तैयारी करो जल्दी। कौन परिवार सुधा? हमारे जेठ और सास आ रही हैं इसी बैसाखी को हमें देखने। उन्होंने तिथि बदल दी है, तो अब 6 दिन ही रह गए हैं। चंदर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद सुधा फिर बोली। अगर उचित समझो तो कुछ पाउडर क्रीम ले आना, लगाकर जरा गोरे हो जाए तो शायद पसंद आ जाए। क्यों, ठीक है ना? सुधा ने बड़ी विचित्र सी हंसी हंस दी और सिर उठाकर चंदर की ओर देखा। चंदर चुप था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी पीड़ा थी और उसके माथे पर बहुत ही करुण छाया। सुधा ने कवर गिरा दिया और चंदर के पास आकर बोली। क्यों चंदर, बुरा मान गए हमारी बात का? क्या करें चंदर, कल से हम मजाक करना ही भूल गए। मजाक करते हैं तो व्यंग बन जाता है। लेकिन हम तुमको कुछ नहीं कह रहे थे चंदर, उदास न हो। बड़े ही दुलार से सुधा बोली। अच्छा, हम कुछ नहीं कहेंगे। और उसने अपना आंचल संभालने के लिए हाथ उठाया। हाथ में कलौंच लग गई थी। चंदर समझा मेरे कंधे पर हाथ रख रही है सुधा। वह अलग हटा तो सुधा अपने हाथ देकर बोले। घबराओ न देवता, तुम्हारी उज्जवल साधना में कालिख नहीं लगाऊंगी। अपने आंचल में पोंछ लूंगी। और सचमुच आंचल में हाथ पोंछकर बोली। चलो चंदर चले। बिनती उठ, पिलैया कहीं की। चंदर को सोफे पर बिठाकर उसी के बगल में सुधा बैठ गई और अंगुलियां तोड़ते हुए कहा। चंदर, सिर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। सिर में तो दर्द होगा तो क्या होगा, इतनी तपिश में मोटर बना रही थी। पापा कितने दुखी हो रहे थे आज। तुम्हें इस तरह क्या करना चाहिए?
फिर फायदा क्या हुआ? न ऐसे दुखी किया वैसे कर लिया। बात तो वही है ना, तारीफ तो तब थी जब तुम अपनी दुनिया में अपने हाथ से आग लगा देती और चेहरे पर शिकन ना आती। अभी तक दुनिया की सभी ऊंचाई समेट कर भी बाहर से वही बचपना कायम रखा है तुमने। अब दुनिया का सारा सुख अपने हाथ से लुटाने पर भी वह बचपन, वही उल्लास क्यों नहीं कायम रखती? बचपन? सुधा हंसी। बचपन अब खत्म हो गया चंदर, अब मैं बड़ी हो गई। बड़ी हो गई? कब से? कल दोपहर से चंदर। चंदर चुप। थोड़ी देर बाद स्वयं सुधा ही बोली, नहीं चंदर, 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगी, तुम घबराओ मत। मैं मृत्यु सैया पर भी होंगी तो तुम्हारे आदेश पर हंस सकती हूँ। और फिर सुधा गुमसुम बैठ गई। चंदर चुपचाप सोचता रहा और बोला, सुधी, मेरा तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं है? और किसका है चंदर? तुम्हारा ध्यान न होता तो देखती, मुझे कौन झुका सकता था। आज से सालों पहले जब मैं पापा के पास आई थी तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि कोई भी होगा जिसके सामने मैं झुक जाऊंगी। अच्छा चंदर, मन बहुत उचट रहा है, चलो कहीं घूम आए। चलो। चलोगे? चलो, चंदर ने कहा। जाए बिनती को जगा लें, वह कमबख्त अभी पड़ी सो रही है। सुधा उठकर चली गई। थोड़ी देर में बिनती आंखें मचलते हुए बगल में चटाई दाबे आई और फिर बरामदे में बैठकर घूमने लगी। पीछे पीछे सुधा आई और चोटी खींचकर बोली, चल तैयार हो, चलेंगे घूमने। थोड़ी देर में तैयार हो गए। सुधा ने जाकर मोटर निकाली और बोली चंदर से, तुम चलाओगे या हम? आज हम ही चलाएं, चलो, किसी पेड़ से लड़ा दे मोटर आज। अरे बाप रे, बिनती चिल्लाई, तब हम नहीं जाएंगे। सुधा और चंदर दोनों ने मुड़कर उसे देखा और उसकी घबराहट देखकर दंग रह गए। नहीं मरेगी नहीं तू, सुधा ने कहा और आगे बैठ गई। बिनती तू पीछे बैठेगी? सुधा ने पूछा। ना भैया, मोटर चलेगी तो मैं गिर जाऊंगी। अरे कोई मोटर के पीछे बैठने के लिए थोड़ी ही कह रही हूँ, सीट के पीछे बैठेगी? सुधा ने पूछा। ओ, मैं समझी तुम कह रही हो पीछे बैठने के लिए, जैसे बग्घी में साइज बैठते हैं, हम तुम्हारे पास बैठेंगे, बिनती ने मचल कर कहा। अब तेरा बचपन इठला रहा है बिल्ली कहीं की, चला मेरे पास। बिनती मुस्कुराती हुई जाकर सुधा के बगल में बैठ गई। सुधा ने उसे दुलार से अपने पास खींच लिया। चंदर पीछे बैठा तो सुधा बोली, अगर कुछ हर्ज न समझो तो तुम भी आगे आ जाओ, या दूरी रखनी हो तो पीछे ही बैठो। चंदर बैठ गया। बीच में बिनती, इधर चंदर उधर सुधा। मोटर चली तो बिनती चीखी, अरे मेरे मास्टर साहब। चंदर ने देखा विसरिया चला जा रहा था। आज कहीं नहीं पढ़ेंगे, चंदर ने चिल्लाकर कहा। सुधा ने मोटर रोकी नहीं। चंदर को बेहद अचरज हुआ जब उसने देखा कि मोटर पम्मी के बंगले पर रुकी है। अरे यहाँ क्यों? चंदर ने पूछा। यूं ही, सुधा ने कहा। आज मन हुआ कि मिस मम्मी से अंग्रेजी में कविता सुने। क्यों, अभी तो तुम कह रही थी कि कविता पढ़ने में आज तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा है। कुछ मत कहो चंदर, आज मुझे जो मन में आए कर लेने दो। मेरा सिर बेहद दर्द कर रहा है और मैं कुछ नहीं समझ पाती कि क्या करूं। चंदर, तुमने अच्छा नहीं किया। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप आगे चल दिया। सुधा के पीछे पीछे संकोच करते हुए बिनती आ रही थी। पम्मी बैठी कुछ लिख रही थी। उसने उठकर सबों का स्वागत किया। वह कूंज पर बैठ गई। दूसरी पर सुधा, चंदर और बिनती। सुधा ने बिनती का परिचय पम्मी से करा और पम्मी ने बिनती से हाथ मिलाया तो बिनती जाने क्यों चंदर की ओर देखकर हंस पड़ी, शायद उस दिन की घटना की याद में। सहसा सुधा को जाने क्या ख्याल आ गया। बिनती की शरारत भरी हंसी देखकर उसने फौरन कहा चंदर से, तुम पम्मी के पास बैठो, दो मित्रों को साथ बैठना चाहिए। हाँ, और खास तौर पे जब वो कभी कभी मिलते हों, बिनती ने मुस्कुराते हुए जोर दिया। पम्मी ने मजाक समझ लिया और बिना शर्माए बोली, हम लोगों की मध्यस्थ की जरूरत नहीं, धन्यवाद। आओ चंदर, यहाँ आओ। पम्मी ने चंदर को बुलाया। चंदर उठकर पम्मी के पास बैठ गया। थोड़ी देर बातें करते रहे। मालूम हुआ बट्टी अपने एक दोस्त के साथ तराई के पास शिकार खेलने गया। आजकल वह दिल की शक्ल एक पान नुमा दबती का टुकड़ा काट कर उसमें गोली मारा करता है, और जब किसी चिड़िया वगैरह को मारता है तो शिकार को उठाकर देखता है कि गोली हृदय में लगी है या नहीं। स्वास्थ्य उसका सुधर रहा है। सूधी कोच पर सिर टेके उदास बैठी थी। सहसा पम्मी ने बिनती से कहा, आपको पहली दफे देखा मैंने आज, आप बातें क्यों नहीं करती? बिनती ने झेप कर मुंह झुका लिया। बड़ी विचित्र लड़की थी, हमेशा चुप रहती और जब कभी कभी बोलने की लहर आती तो गुटरुं गुटरुं करके घर गुजार देती थी। और जिन दिनों चुप रहती थी उन दिनों ज़्यादातर आँख की निगाह, कपोलों की आशनाई और अधरों की मुस्कान के द्वारा बातें करती थी। पम्मी बोली, आपको फूलों का शौक है? हाँ हाँ, बिनती सिर हिलाकर बोली। चंदर, इन्हें जाकर गुलाब दिखा लाओ, इधर फिर खूब खिले हैं। बिनती ने सुधा से कहा। चलो दीदी, और चंदर के साथ बढ़ गई। फूलों के बीच में पहुंचकर बिनती ने चंदर से कहा, सुनिए, दीदी को तो जाने क्या होता जा रहा है, बताइए ऐसे में क्या होगा? मैं खुद परेशान हूँ बिनती,
लेकिन पता नहीं कहाँ मन में कौन सा विश्वास है जो कहता है कि नहीं, सुधा अपने को आपको संभालना जानती है, अपने मन को संतुलित करना जानती है और सुधा सचमुच ही त्याग में ज़्यादा गौरवमयी हो सकती है। इसके बाद चंदर ने बात टाल दी। वह बिनती से ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता था सुधा के बारे में। बिनती ने चंदर को मौन देखा तो बोली, एक बात कहें आपसे, मानिएगा? क्या? अगर हमसे कभी कोई अनाधिकार चेष्टा हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन आप और दीदी दोनों मुझे इतना चाहते कि हम समझ नहीं पाते कि व्यवहारों को कहाँ सीमित रखूं। बिनती ने सिर झुका एक फूल को नोचते हुए कहा। चंदर ने उसकी ओर देखा, क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, नहीं बिनती, जब सुधा तुम्हें इतना चाहती है तो तुम हमेशा मुझ पर उतना ही अधिकार समझना जितना सुधा पर। उधर पम्मी ने चंदर के जाते ही सुधा से कहा, क्या आपकी तबीयत खराब है? नहीं तो? आज आप बहुत पीली नजर आती हैं, पम्मी ने पूछा। हाँ, कुछ मन नहीं लग रहा था तो आपके पास चली आई और आपसे कुछ कविताएं सुनूं अंग्रेजी की। दोपहर को मैंने कविता पढ़ने की कोशिश की तो तबीयत नहीं लगी और शाम को लगा कि अगर कविता नहीं सुनूंगी तो सिर फट जाएगा, सुधा बोली। आपके मन में कुछ संघर्ष मालूम पड़ता है, या शायद एक बात पूछूं आपसे? क्या? पूछिए। आप बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं, बुरा क्यों मानूंगी? आप कपूर को प्यार तो नहीं करती, उससे विवाह तो नहीं करना चाहती? छी मिस पम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? उसका मेरे जीवन में कोई ऐसा स्थान नहीं। छी, आपकी बात सुनकर शरीर में कांटे हुए आते हैं। मैं और चंदर से विवाह करूंगी, इतनी घनौनी बात तो मैंने कभी नहीं सुनी। माफ कीजिएगा, मैंने यूं ही पूछा था। क्या चंदर किसी को प्यार करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सुधा ने उतने विश्वास से कहा जितने विश्वास से उसने अपने बारे में कहा था। इतने में चंदर और बिनती आ गए। सुधा बोली अधीरता से, मेरा एक क्षण कटना मुश्किल हो रहा है, आप शुरू कीजिए कुछ गाना। कपूर, क्या सुनोगे? पम्मी ने कहा। अपने मन से सुनाओ। चलो, सुधा ने कहा तो कविता सुनने को मिली। पम्मी ने अलमारी से एक किताब उठाई और एक कविता गाना शुरू की। अपना हेयर पेन निकालकर मेज पर रख दी और उसके बाल मचलने लगे। चंदर के कंधे पर वह टिक कर बैठ गई और किताब चंदर की गोद में रख दी। बिनती मुस्कुराई तो सुधा ने आंख के इशारे से मना कर दिया। पम्मी ने गाना शुरू किया। लेडी नाइट का एक गीत था। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ ना, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी मैं उदास रहती हूँ जब तुम पास नहीं होते हो, और मैं उस चमकदार नीले आकाश से भी ईर्ष्या करती हूँ जिसके नीचे तुम खड़े होगे, उसके सितारे तुम्हें देख सकते हैं। चंदर ने पम्मी की ओर देखा। सुधा ने अपने ही वक्ष में अपना सिर छुपा लिया। पम्मी ने एक पद समाप्त कर एक गहरी सांस ली और फिर शुरू किया। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी तुम्हारी बोलती हुई आंखें जिनकी नीलिमा में गहराई, चमक और अभिव्यक्ति है, मेरी निर्निमेष पलकों और जागते अर्धरात्रि के आकाश पर नाच जाती हैं, और किसी की आंखों के बारे में ऐसा नहीं होता। सुधा ने बिनती को अपने पास खींच लिया और उसके कंधे पर सिर टेक कर बैठ गई। पम्मी गाती गई। न मुझे मालूम है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी कोई शायद मेरे साफ दिल पर विश्वास नहीं करेगा, और अक्सर मैंने देखा है कि लोग मुझे देखकर मुस्कुरा देते हैं क्योंकि मैं उधर एकटक देखती हूँ जिधर से तुम आया करते हो। गीत का स्वर बड़े स्वाभाविक ढंग से उठा, लहराने लगा, कांप उठा और फिर धीरे धीरे एक करुण सिसकती हुई लय में डूब गया। गीत खत्म हुआ तो सुधा का सिर बिनती के कंधे पर था और चंदर का हाथ पम्मी के कंधों पर। चंदर थोड़ी देर सुधा की ओर देखता रहा और फिर पम्मी की एक हल्की सुनहरी लट से खेलते हुए बोला, पम्मी तुम बहुत अच्छा गाती हो। अच्छा, आश्चर्यजनक। कहो चंदर, पम्मी इतनी अच्छी है और तुमने कभी बताया नहीं था, हमें फिर कभी सुनाइएगा। हाँ हाँ मिस शुक्ला, काश की बजाय लेटी नाइट की यह गीत आपने लिखा होता। सुधा घबरा गई। चलो चंदर, चले अब, चलो। उसने चंदर का हाथ पकड़कर खींच लिया। मिस पम्मी अब फिर कभी आएंगे, आज मेरा मन ठीक नहीं है। चंदर ड्राइव करने लगा। बिनती बोली, हमें आगे हवा लगती है, हम पीछे बैठेंगे। कार चली तो सुधा बोली, अब मन कुछ शांत है चंदर, इसके पहले तो मन में कैसे तूफान आपस में लड़ रहे थे, कुछ समझ में नहीं आता। अब तूफान बीत गए, तूफान के बाद की खामोश उदासी है। सुबह ने गहरी सांस ली। आज जाने क्यों बदन टूट रहा है। बैठे ही बैठे बदन उमेटते हुए कहा। दूसरे दिन चंदर गया तो सुधा को बुखार आ गया था। अंग जैसे जैसे टूट रहा हो, आंखों में ऐसी तीखी जलन कि मानो किसी ने अंगारे भर दिए हों। रात भर वह बेचैन रही, आधी पागल सी रही। उसने तकिया, चादर, पानी का गिलास सभी उठाकर फेंक दिया। बिनती को कभी बुलाकर पास बिठा लेती, कभी उसे दूर ढकेल देती।
डॉक्टर साहब परेशान रात भर सुधा के पास बैठे रहे। कभी उसका माथा, कभी उसके तलवों बर्फ मलते रहे। डॉक्टर घोष ने बताया कि कल की गर्मी का असर है। बिंती ने एक बार पूछा, चंदर को बुलवा दें? तो सुधा ने कहा, नहीं, मैं मर जाऊं तो मेरे जीते जी नहीं। बिंती ने ड्राइवर से कहा, चंदर को बुला लाओ। सुधा ने बिगड़ कर कहा, क्यों? तुम सब लोग मेरी जान पर तुले हो। और उसके बाद कमजोरी से हाँफने लगी। ड्राइवर चंदन को बुलाने नहीं गया। जब चंदर पहुंचा तो डॉक्टर साहब रात भर के जागरण के बाद उठकर नहाने धोने जा रहे थे। पता नहीं सुधा को क्या हो गया कल से। इस वक्त तो कुछ शांत है, पर रात भर बुखार और बेहद बेचैनी रही और एक ही दिन में इतनी चिड़चिड़ी हो गई है कि बस। डॉक्टर साहब ने चंदर को देखते ही कहा। चंदर जब कमरे में पहुंचा तो देखा कि सुधा आंख बंद किए हुए लेटी और बिंती उसके सिर पर आइस बैग रखे हुए है। सुधा का चेहरा पीला पड़ गया है और मुंह पर जाने कितनी ही रेखाओं की उलझन है। आंखें बंद है और पलकों के नीचे अंगारों की छां छनकर आ रही है। चंदर की आहट पाते ही सुधा ने आंखें खोली। अजीब सी अग्नि निगाहों से चंदर की ओर देखा और बिंती से बोली, बिंती, इनसे कह दो जाए यहाँ से। बिंती स्तब्ध। चंदर नहीं समझा, पास आकर बैठ गया। बोला, सुधा क्यों पड़ गई ना? मैंने कहा ना गैरेज में मोटर साफ मत करो। परसों इतना रोई, सिर पटका, कल धूप खाई, आज पड़ रही। कैसी तबीयत है? सुधा उधर खिसक गई और अपने कपड़े समेट लिए, जैसे चंदर की छां से भी बचना चाहती है, और तेज कड़वी और हाँफती हुई आवाज में बोली, बिंती, इनसे कह दो जाए यहाँ से। चंदर चुप हो गया और एकटक सुधा को देखने लगा, और सुधा की बात ने जैसे चंदर का मन मरोड़ दिया। कितनी गहरियत से बात कर रही है सुधा। सुधा जो उससे अपने व्यक्तित्व से ज्यादा अपनी थी, आज किस स्वर में बोल रही है। सुधी, क्या हुआ तुम्हें? चंदर ने बहुत आहत हो, बहुत ही दुलार भरी आवाज में पूछा। मैं कहती हूँ जाओगे नहीं तुम? फुफकार कर सुधा ने कहा। तुम कौन हो? मेरी बीमारी पर सहानुभूति प्रकट करने वाले, मेरी कुशल पूछने वाले। मैं बीमार हूँ, मर रही हूँ, तुमसे मतलब तुम कौन हो? मेरे भाई हो, मेरे पिता हो? कल अपने मित्र के यहाँ मेरा अपमान कराने ले गए थे तुम। सुधा हाँफने लगी। अपमान? किसने तुम्हारा अपमान किया सुधा? पम्मी ने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम पागल तो नहीं हो गई? चंदर ने सुधा के पैरों पर हाथ रखते हुए कहा। पागल हो नहीं गई तो हो जाऊंगी। उसने पैर हटा लिए। तुम, पम्मी, गेसू, पापा, डॉक्टर, सब लोग मिलकर मुझे पागल कर दोगे। पापा कहते हैं ब्याह करो, पम्मी कहती है मत करो, गेसी कहती हो तुम प्यार करती है, और तुम कुछ भी नहीं कहते। तुम मुझे इस नरक में बरसों से सुलगते देख रहे हो, बजाय इसके कि तुम कुछ कहो। तुमने मुझे खुद इस भट्टी में ढकेल दिया। चंदर, मैं पागल हूँ, मैं क्या करूँ? सुधा बड़े कातर स्वर में बोली। चंदर चुप था, सिर्फ सिर झुकाए हाथों पर माथा रखे बैठा था। सुधा थोड़ी देर हाँफती रही, फिर बोली, तुम्हें क्या हक था कल पम्मी के यहाँ ले जाने का? उसने क्यों कल गीत में कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? सुधा बोली। चंदर ने बिंती की ओर देखा। क्यों बिंती? बिंती में से कुछ नहीं छिपाता। क्यों? पम्मी ने कल कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मेरा मन धोखा नहीं दे सकता। मैं तुमसे सिर्फ जाने क्या करती हूँ। फिर पम्मी ने ऐसी बातें कल क्यों कही? मेरे रोम रोम में जाने कौन सा ज्वालामुखी धधक उठता है ऐसी बातें सुनकर। तुम क्यों पम्मी के यहाँ ले गए? तुम खुद गई थी सुधा, चंदर बोला। तो तुम रोक नहीं सकते थे? तुम यह कह देते कि मत जाओ तो मैं कभी जा सकती थी। तुमने क्यों नहीं रोका? तुम हाथ पकड़ लेते, तुम डांट देते, तुमने क्यों नहीं डांटा? एक ही दिन में मैं तुम्हारी गैर हो गई। गैर हूं तो फिर क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। और मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से। दांत पीसकर सुधा ने कहता। सुधा, मैं तुम्हारी बोली नहीं सुनना चाहती। जाते हो कि नहीं? और सुधा ने अपने माथे से एक उठाकर आइस बैग फेंक दिया। बिंती चौंक उठी, चंदर चौंक उठा। उसने मुड़कर सुधा की ओर देखा। सुधा का चेहरा डरावना लग रहा था। उसका मन रो आया। वह उठा, क्षण भर सुधा की ओर देखता रहा और फिर धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। बरामदे के सोफे पर आकर सिर झुकाकर बैठ गया और सोचने लगा, यह सुधा को क्या हो गया? परसों शाम को वह इसी सोफे पर सोया था। सुधा बैठी, पंखा जल रही थी। कल शाम को वह हंस रही थी। लगता था तूफान शांत हो गया, पर यह क्या? अंतर्द्वंद ने यह कैसा रूप ले लिया? और क्यों ले लिया? जब वह अपने मन को शांत रख सकता है तो, जब वह सब कुछ हंसते हंसते बर्दाश्त कर सकता है तो सुधा क्यों नहीं कर सकती? उसने आज तक अपनी सांसों से सुधा का निर्माण किया है। सुधा को यह तिल तिल बनाया है, सजाया है, संवारा है। फिर सुधा में यह कमजोरी क्यों? क्या उसने यह रास्ता अख्तियार करके भूल की? क्या सुधा भी एक साधारण सी लड़की है जिसके प्रेम और घृणा का स्तर उतना ही साधारण है?
माना उसने अपने जीवन दोनों के लिए एक ऐसा रास्ता अपनाया जो विलक्षण है, लेकिन इसमें क्या सुधा और वह दोनों ही क्या विलक्षण नहीं है? फिर सुधा क्यों बिखर रही है? लड़कियां भावना की ही बनी होती हैं, साधना उन्हें नहीं आती क्या? उसने सुधा का गलत मूल्यांकन किया था क्या? क्या सुधा इस तलवार की धार पर चलने में असमर्थ साबित होगी? यह तो चंदर की हार थी। और फिर सुधा ऐसी ही रही तो चंदर, सुधा की अंतर आत्मा इसे अब चंदर की खूब अच्छी तरह पहचान गया। तो क्या अपनी ही आत्मा का गला घोट डालने की हत्या का पाप चंदर के सिर पर है? तो त्याग क्या मात्र नाम का ही है? क्या पुरुष और नारी के संबंध एक ही रास्ता है? प्रणय, विवाह और तृप्ति, पवित्रता, त्याग और दूरी का क्या संबंधों को, विश्वासों को जिंदा नहीं रहने दे सकते? तो फिर सुधा और पम्मी में क्या अंतर है? क्या सुधा के हृदय में इतने समय रहकर सुधा के व्यक्तित्व में घुल मिलकर और आज सुधा को इतने अंतर पर डालकर चंदर पाप कर रहा है? तो क्या फूल को तोड़कर अपने ही बटन होल में लगा लेना ही पुण्य है और उसका दूसरा रास्ता गर्हित है, विनाशकारी है? क्यों उसने सुधा का व्यक्तित्व तोड़ दिखाया? किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, विचार श्रृंखला में टूट गई। बिनती थी। क्या सोच रहे हैं आप? बिनती ने पूछा बहुत ही स्नेह से। कुछ नहीं। नहीं बताइएगा? हम नहीं जान सकते। बिनती के स्वर में ऐसा आग्रह, ऐसा अपनापन, ऐसी निश्चलता रहती थी कि चंदर अपने आप को कभी रोक नहीं पाता था, छिपा नहीं पाता था। कुछ नहीं बिनती, तुम कहती हो सुधा को इतने अंतर पर मैंने रखा तो मैं देवता हूँ। सुधा कहती है मैंने अंतर पर रखा, मैंने पाप किया। जाने क्या किया है मैंने? क्या मुझे कम तकलीफ है? मेरा जीवन आजकल किस तरह घायल है मैं जानता हूँ। एक एक पल मुझे आराम नहीं मिलता। क्या उतनी सजा काफ़ी नहीं थी जो सुधा को भी यह किस्मत दंड दे रही है? मुझी को सभी बेचैनी और दुख मिल जाता, सुधा को मेरे पाप का दंड क्यों मिल रहा है? बिनती, तुमसे अब कुछ नहीं छिपा। जिसको मैं अपनी सांसों में दुबक कर इंद्रधनुष के लोक तक ले गया, आज वह हवा के झोंके उसे बादलों की ऊंचाई से क्यों ढकेल देना चाहते हैं? और अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इतनी देर बाद बिनती के ममता भरे स्पर्श में चंदर की आंखें छलछलाई। इस भाग की कहानी को यहीं पर रोकते हैं। आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।